हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज शुरू करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इट इज। फॉरेन एक्सचेंज रेट में आपको बहुत सारे टॉपिक ऐसे आने वाले हैं जहां पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान लगा के क्लास को सुनना है, क्योंकि जब ऑफलाइन क्लास होती है बच्चे बोलते हैं सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, दोबारा बता दो। ये चैप्टर में टॉपिक्स ऐसे आएंगे जहां आपको भी सोचना पड़ सकता है कि एक बार और क्लास देख लो, एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देखता हूं क्लास को। तो आप पहले से ही माइंड बनाकर रखो, अपने ध्यान को क्लास में रखो ताकि आपको चैप्टर में कोई दिक्कत ना आए, दोबारा ना देखनी पड़े आपको क्लास। ठीक है, एक बार में समझ में आना चाहिए, तो ध्यान यही रखें। इस चैप्टर में क्या कंटेंट है वो सुनना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज, उसके बाद पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, कंपेयर करेंगे तीनों को बाद में। तो बच्चों, इस चैप्टर में से काफी सारे एमसीक्यूज 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकते हैं इनडायरेक्ट। तो चैप्टर अगर एक बार समझ में आ गया ना अच्छे से, तो कोई भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। बस आप चैप्टर को ध्यान से सुनो, आपका काम है सिर्फ सुनना ध्यान लगा के, और कुछ नोट करने की बातें हैं तो नोट भी करना। सबसे पहले बताऊंगा व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? देखो बच्चों, हमारी डोमेस्टिक करेंसी के अलावा इंडियन इकोनॉमी की करेंसी क्या है? इंडियन रुपीज। इंडियन रुपीज के अलावा जितनी भी अदर करेंसीज हैं पूरे वर्ल्ड में, उसे बोलते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, इंडियन रुपी के अलावा डॉलर है, दिनार है, पाउंड है, येन है, फ्रैंक है, जितनी भी करेंसी उन सबको बोलते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, अब मैंने बोला बच्चों कि फॉरेन एक्सचेंज के बाद फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। जिस रेट से, देखो हर कंट्री अपनी करेंसी का दूसरी करेंसी से रेट तय करती है। अब तय खुद नहीं करती है, पहले खुद होता था, गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती थी। वो होता था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, जो पहला टाइप हम पढ़ेंगे। आज की डेट में जो एक्सचेंज रेट है वो डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइन होता है। आफ्टर 1991, 1991 1991 के बाद से ही इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेट डिमांड कैसे होता है? डिमांड और सप्लाई से। तो हम बात कर रहे हैं कि जिस रेट से एक करेंसी दूसरी करेंसी से एक्सचेंज होती है, उस रेट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बोला कि $1 बराबर 78.75 रुपीज। $1 बराबर 78.75 रुपीज, दिस इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। मैंने बोला 1 पाउंड इज इक्वल टू $2। 1 पाउंड इज इक्वल टू $2, दिस इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो जिस रेट से एक करेंसी दूसरी करेंसी से एक्सचेंज हो रही है, उस रेट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। दैट्स इट। अब ये रेट सेट कैसे होता है? आज की डेट में मैंने बोला आपको कि फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम चलता है, जो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से सेट होता है। कैसे होता है चैप्टर में बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बच्चों नोट्स पे और ध्यान से समझते हैं कि व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट। उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। सो सिंपल इज दैट, बस ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात बच्चों, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या है? जितनी भी करेंसीज हैं अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। जैसे कि हम इंडियन करेंसी की बात करते हैं, रुपीज। तो रुपीज के अलावा जो भी करेंसी है वो क्या है? फॉरेन एक्सचेंज है, चाहे वो डॉलर हो चाहे वो पाउंड हो। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? जिस रेट से हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज करते हैं उसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। एग्जांपल आपके सामने। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो कितने तरह के, कौन सा आज चलता है। बच्चों सबसे पहली बात, आज चलता है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। पहले चलता था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, इसके बारे में बताऊंगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज। इसकी बात करेंगे बिल्कुल लास्ट में। शुरू करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम से। सबसे पहली बात बच्चों इसके बारे में कि आज ये रेट नहीं चलता है। आज चलता है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। आज डॉलर्स की वैल्यू, रुपीस की वैल्यू, पाउंड की वैल्यू, जितने भी फॉरेन करेंसीज हैं, सबके रेट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से सेट होते हैं, मतलब मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन होते हैं। ये सिस्टम क्या था इसके बारे में ध्यान से सुनो। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम बिफोर 1991 इंडिया तब चलता था। क्या था कि हमारी करेंसी और दूसरी करेंसी का जो रेट है वो सेट करती थी खुद गवर्नमेंट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें करेंसी की वैल्यू को, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को सेट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम।
इसमें भी लिमिटेशंस थे, तो था ब्रेटन वुड सिस्टम। ये सिस्टम्स हमारी कंट्री में चल, ठीक है बच्चों। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम क्या था? जब करेंसी की वैल्यू को टाई किया जा रहा है गोल्ड से, मतलब कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि रेट सेट कैसे करते थे, सुनना बच्चों ध्यान से। मान लीजिए मैंने आपको ये बोला कि एक पाउंड, मान लो पाउंड और डॉलर का रेट सेट करने जा रहे हैं, यानी यूके की करेंसी और यूएस करेंसी का रेट सेट करने जा रहे हैं। एक पाउंड की वैल्यू जो है, मान लो 5 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर, मान लो एक पाउंड की वैल्यू 5 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर है, और एक डॉलर की वैल्यू मान लो 2.5 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर। तो हर कंट्री अपनी करेंसी को टाई करती थी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, जैसे मैंने बताया आपको। अब यूके और यूएस दोनों का एक्सचेंज रेट सेट होने जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। एक पाउंड की वैल्यू है 5 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर, और एक डॉलर की वैल्यू है 2.5 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर। अब बताओ रेट सेट कैसे होगा? देखो बच्चों, अभी आपको समझ में आ रहा है कि पाउंड बड़ा है या डॉलर बड़ा है? सर, एक पाउंड में 5 ग्राम गोल्ड आ रहा है, एक डॉलर में 2.5 ग्राम ऑफ गोल्ड आ रहा है, तो बड़ा कौन सा? पाउंड बड़ा है। तो एक पाउंड में कितने डॉलर? तो मैं बोलूंगा सर, एक पाउंड में 2 डॉलर। बताओ कैसे? क्योंकि एक पाउंड में आ रहा है 5 ग्राम गोल्ड, एक डॉलर में आ रहा है 2.5 ग्राम गोल्ड, तो 2:1 रेशियो हो गया, 2:1, यानी कि एक पाउंड में 2 डॉलर। इस तरह से रेट फिक्स होता था, इसे बोलते थे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में काफी सारे ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या थी सर? अगर आपको अपनी करेंसी की वैल्यू या एक्सचेंज रेट गोल्ड की टर्म में फिक्स करना है, तो आपको गोल्ड रिजर्व मेंटेन करने, और गोल्ड रिजर्व मेंटेन ऐसे तो नहीं हो जाएंगे। गोल्ड रिजर्व मेंटेन करने के लिए आपको माइनिंग करनी पड़ेगी, एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा गोल्ड का, और हर कंट्री के पास गोल्ड का रिसोर्स तो है नहीं माइनिंग के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए। ये तो कंट्री को गोल्ड बाय करना पड़ेगा। तो हर बार कंट्री को गोल्ड एक्सट्रैक्ट करना है या फिर बाय करना है, कितना डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो हर कंट्री के पास गोल्ड के रिजर्व मेंटेन नहीं हो पाते थे, इसलिए डिफिकल्टीज आई रेट के अंदर। इसको हटाकर लाया गया ब्रेटन वुड सिस्टम, एडजस्टेबल पेग सिस्टम। उसमें क्या था? उसमें क्या था, सुनना ध्यान से। उसमें यह था कि जिन कंट्रीज के पास गोल्ड रिजर्व नहीं है, वो कंट्री क्या करेंगी कि गोल्ड की टर्म में करेंसी की वैल्यू को टाई नहीं करेंगी, करेंसी की वैल्यू को करेंसी में टाई करेंगी। अब कौन सी करेंसी में टाई करेंगी, क्वेश्चन ये था सर। जिस कंट्री के पास ज्यादा गोल्ड के रिजर्व, अब एग्जांपल देता हूं, यूएस के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व थे, तो यूएसए की करेंसी क्या है? यूएस डॉलर्स। तो यूएस डॉलर की टर्म में आप अपनी करेंसी को टाई कर सकते हो और एक्सचेंज रेट फिक्स कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले यूएस अपनी करेंसी में गोल्ड की वैल्यू देखेगा कितनी है। मान लो बोला कि एक यूएस डॉलर में 35 आउंस ऑफ गोल्ड आएगा, ठीक है। तो अब 35 आउंस ऑफ गोल्ड आएगा एक डॉलर में, ये फिक्स कर दिया। उसके बाद बाकी सारी कंट्री जो है अपनी करेंसी को डॉलर की टर्म में टाई करेंगी, डॉलर से टाई करेंगे, मतलब करेंसी टू करेंसी टाई अप होगा। जब करेंसी से करेंसी टाई अप हुआ, इसे बोला गया ब्रेटन वुड सिस्टम। एट द एंड यहां आप क्या देख रहे हो, यहां पर भी कहीं ना कहीं गोल्ड की बात आ रही है। इसमें भी हर कंट्री को अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करने होंगे। वहां गोल्ड, यहां फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब रिजर्व तो यहां भी मेंटेन करने हैं, तो यहां भी मुश्किल आ गई कि अल्टीमेटली रिजर्व तो मेंटेन यहां भी करने पड़ रहे हैं। तो ब्रेटन वुड सिस्टम को भी खत्म किया गया, और उसके बाद शुरू किया गया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, मतलब कि फ्लोटिंग एक्सचेंज। सबसे सही वो चला और आज तक वो चल रहा है बच्चों। तो ब्रेटन वुड सिस्टम और गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम दोनों ही सिस्टम आते हैं अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इसकी भी कुछ मेरिट डिमेरिट्स थी। मेरिट्स क्या थी? मेरिट्स ये थी सर कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट रेट फिक्स कर रही है, गोल्ड के बेस पे हो रहा है या कैसे भी हो रहा है, आपका रेट फिक्स्ड है। अगर रेट फिक्स्ड है तो सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी है तो ट्रेड स्टेबल है, कोई लॉस नहीं है। दूसरी चीज इसमें डीमेरिट क्या है कि आपको बहुत ज्यादा रिजर्व मेंटेन करने पड़ रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज के या फिर गोल्ड के। उसके अलावा एक मैरिट है बहुत सही, वो मैरिट क्या है कि कैपिटल मूवमेंट्स को, सॉरी, कैपिटल के आउटफ्लो को प्रिवेंट करता है। सर, कैपिटल आउटफ्लो क्या होता है? अगर आप किसी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि उस कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू डाउन हो गई है, वहां से पैसा निकाल के कहीं और लगा दे, तो आपकी कंट्री से बहुत सारी कैपिटल का आउटफ्लो हो जाता है। तो कैपिटल आउटफ्लो प्रिवेंट, मतलब कि यहां पे कैपिटल आउटफ्लो ज्यादा नहीं होगा अगर रेट फिक्स है, क्योंकि सर्टेनिटी है, लॉस का चांस यहां पे नहीं।
तो मेरिट्स डीमेरिट्स बहुत हैं। डीमेरिट क्या है कि आपको रिजर्व मेंटेन करने पड़ रहे हैं गोल्ड के या फॉरेन एक्सचेंज के, तो स्टेबिलिटी भी यहाँ पर है। तो मेरिट डीमेरिट दोनों है, लेकिन डीमेरिट्स ज्यादा दिखी और डीमेरिट्स को देखते हुए इस रेट को हटाया गया और लेके आया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जो डिमांड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से फिक्स होगा। ठीक है, उसके बाद अब इसको पढ़ते हैं, बच्चों के नोट्स में क्या लिखा है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट फॉर करेंसी इज फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जिसे बोला गया गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। उसके बाद सिस्टम एक और भी आया, ब्रेटन वुड्स सिस्टम या फिर एडजस्टेबल पेग सिस्टम। एक बात ध्यान रखना, अगर हम करेंसी की वैल्यू को गोल्ड से टाई करते हैं उसे बोलते हैं हम पैरिटी वैल्यू। क्या बोलते हैं? पैरिटी वैल्यू। तो ध्यान से सुनना, जब करेंसी की वैल्यू को हम टाई करते हैं दूसरी करेंसी से अंडर द ब्रेटन वुड सिस्टम जैसे हमने किया, उसे बोलेंगे पेगिंग। और करेंसी की वैल्यू को अगर गोल्ड से टैप किया जाए उसे बोलते हैं पेरिटी वैल्यू या फिर मिंट पेरिटी वैल्यू, इसको आप बोल सकते हैं। अब मेरी बात सुनना, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट वीकर होता था, इसका मतलब कि आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू डाउन है और आपके एक्सपोर्ट्स जो है वो लेस एक्सपेंसिव हो गए, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत सारे और मेंटेन करने की जरूरत है, तो आपको खरीदने पड़ेंगे। और अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट स्ट्रॉन्गर है, मतलब आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू ज्यादा है मार्केट में और आपके एक्सपोर्ट्स जो है वो एक्सपेंसिव है, तो आप फॉरेन एक्सचेंज को सेल भी कर सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, या हम बोलते हैं कि प्राइस की स्टेबिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बाय भी कर रही है और सेल भी कर सकती है। तो गवर्नमेंट के हाथ में था, अभी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं, अभी फ्लेक्सिबल रेट चलता है। तो ये प्रोसेस जो है वो चलते थे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर। ठीक है, अभी गवर्नमेंट खुद से कुछ नहीं कर सकती अपनी मर्जी से। तो इट इंश्योर स्टेबिलिटी इन ट्रेड, हमने पढ़ लिया। और टू अचीव स्टेबिलिटी गवर्नमेंट बाय फॉरेन करेंसी व्हेन द एक्सचेंज रेट बिकम्स वीकर एंड सेल फॉरेन करेंसी व्हेन एक्सचेंज रेट बिकम स्ट्रॉन्गर। दिस इज वेरी सिंपल। और दूसरी चीज मैंने बताई आपको डीमेरिट, कि इस रेट के अंदर गवर्नमेंट को अगर रेट गोल्ड के टर्म में फिक्स करना है या करेंसी के टर्म में फिक्स करना है, तो गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व मेंटेन करने पड़ेंगे बहुत ज्यादा। ये इसकी डीमेरिट थी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एक्सचेंज रेट पे, जो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। आज प्रेजेंट में ये रेट चलता है। अब जो रेट प्रेजेंट में चलता है उसके बारे में तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे से आपको पता होना चाहिए क्या होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो आपको इसको बहुत ध्यान से सुनना है बच्चों। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो रेट है जो ना गोल्ड से होता है ना करेंसी टू करेंसी होता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो रेट है जो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से सेट होता है बच्चों। और सबसे इजी, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आपको यहां से मिलेंगे, क्योंकि पूरा जो चैप्टर है उसमें से हाफ पोर्शन, हाफ से भी ज्यादा पोर्शन जो है ना वो इस पे डिपेंड है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो रेट है जो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से डिटरमाइन होता है। अब आपको क्या सीखना है? सबसे पहले ये सीखना है कि डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है और फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से क्या रिलेशन होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट का सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से क्या रिलेशन होता है, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्यों होती है, क्यों हम लोग करते हैं डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्या सोर्सेज है डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और क्यों आती है सप्लाई, कहां से आती है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उसके सोर्सेज क्या है। और उसके बाद पढ़ेंगे कि जब दोनों डिमांड और सप्लाई दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, मीट करेंगे, उस पॉइंट पे डिटरमाइन होगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तीसरी बात, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को और क्या आप बोल सकते हो, तो आप फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोल सकते हो, मार्केट एक्सचेंज रेट बोल सकते हो, और आप बोल सकते हो इसको इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। ये दो तीन इसके नाम है। ठीक है बच्चों, अब शुरू करते हैं नोट से। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ध्यान से सुनिएगा। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच exchange rate is determined by the forces of demand and supply of foreign exchange. It is very simple. अब लिखा है इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? देखो बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मतलब इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहां पे डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज चलता है। जहां पे डिमांड आती है और सप्लाई आती है, उनको देखकर वो लोग डिटरमाइन करते हैं क्या, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो मार्केट यानी कि एक ऐसी प्लेस जहां पर फॉरेन एक्सचेंज को खरीदा और बेचा जाता है। तो वैल्यू ऑफ करेंसी इज अलाउड टू फ्लक्चुएट फ्रीली। अब अगर रेट डिमांड सप्लाई से सेट होगा, सुनिएगा बच्चों ध्यान से, अगर रेट डिमांड और सप्लाई से फिक्स होगा तो फ्लक्चुएट तो बार बार होगा। आप लोग देखते हैं ना कि हर दिन नया रेट होता है, तो चाहे वो थोड़ा सा बड़ा हो चाहे वो थोड़ा सा कम हो, हर दिन नया रेट होता है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है वो, उसका मतलब यही है
क्यों? मार्केट में सेम नहीं रहेगा, वो गवर्नमेंट फिक्स नहीं कर रही है, वो डिमांड सप्लाई से, और डिमांड सप्लाई ऊपर नीचे होते रहेंगे ना, डिमांड सप्लाई तो बदलते रहेंगे तो रेट भी बदलता रहेगा। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट फ्रीली इन द मार्केट। उसके बाद there is no official government intervention in the foreign exchange market। अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हुआ तो ये फ्लेक्सिबल कैसे रहा? गवर्नमेंट का कोई इसमें इंटरवेंशन नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कहां होता है? हम बोलेंगे फिक्स रेट में होता था। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फिर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। मैंने आपको ये बता दिया बच्चों। और लास्ट चीज ये है कि एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्स मतलब डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये आपको याद रखना है बच्चों, करेक्ट। इसके बाद आगे आते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। मतलब कि एक्सचेंज रेट जो है फ्लेक्सिबल वाला डिटरमाइन कैसे होता है। उसके लिए मैंने आपको बोला पहले आपको पढ़ना पड़ेगा डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या है, उसके बाद डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। उससे पहले क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द इंटरैक्शन ऑफ, इंटरैक्शन मतलब जहां डिमांड और सप्लाई मीट करेंगे वहां पर रेट डिटरमाइन होगा। The equilibrium exchange rate is determined at that level where demand for foreign exchange is equals to the supply of foreign exchange। जहां डिमांड सप्लाई बराबर होंगे, ऑब्वियसली बात है, जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां बराबर भी होंगे, उस पॉइंट पे फ्लेक्सिबल रेट डिटरमाइन होगा। अब शुरू करते हैं। व्हाट इज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज? बहुत ही आपको ध्यान से सुनना है बच्चों। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? सबसे पहली बात हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है? तो आपने बोला मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे व्हाट इज डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? तो बच्चों हम लोग डिमांड क्यों करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की? पहली बात हम डिमांड करते हैं नहीं सर, हम डिमांड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज। अगर हमें डिमांड करनी है मतलब अगर हमें बाहर के गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स चाहिए बच्चों, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज भी चाहिए। अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो, नंबर वन, अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो आपको फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करनी पड़ेगी, यस और नो? करेक्ट है। अगर आप अब्रॉड में एज अ टूरिस्ट जाते हो, मतलब आप घूमने के लिए अब्रॉड में जाते हो, तो टूरिज्म पर्पस के लिए भी आपको डिमांड करनी पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की। उसके अलावा अगर आपको अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड, तो भी आपको फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करनी पड़ेगी। अगर आपको अब्रॉड में रेमिटेंसेस भेजने, क्या भेजने हैं? रेमिटेंस। बताया था ना क्या होता है रेमिटेंसेस, कि जब फैमिली को आप कुछ पैसे अब्रॉड में भेज रहे हो उसे बोलेंगे रेमिटेंसेस। उसके अलावा अगर आपको स्पेक्यूलेशन करना है, क्या करना है बच्चा? स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन समझते हो कि फॉरेन एक्सचेंज को खरीदना, जब सस्ती हो डिमांड तो हो गई, और जब महंगी हो तो बेच देना, इसके लिए भी आपको फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करनी पड़ेगी फॉर प्रॉफिट। आप करते हो स्पेकुलेशन। तो स्पेकुलेशन के लिए, रेमिटेंसेस के लिए, इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड के लिए, टूरिज्म के लिए, इंपोर्ट के लिए, हम बोलते हैं आपको शेयर्स खरीदने या बेचने, उसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगी। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट के अंदर ही मैंने वो डाल दिया। तो ये सारे सोर्सेज हैं जिसके लिए आप डिमांड करते हो फॉरेन एक्सचेंज की बच्चों। अब डिमांड हम कब ज्यादा करेंगे, कब हम डिमांड कम करेंगे, उस पर बात आती है। सबसे पहली चीज कि डिमांड का मतलब क्या है? देखो बच्चों, द अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ foreign exchange, the amount of foreign exchange that a person is that a person is able to buy, the amount of foreign exchange a person is able to buy at the, yeah, at a given exchange rate, at a given exchange rate। बच्चों मार्केट में मान लो एक्सचेंज रेट चल रहा है यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस का, 1 US dollar इज इक्वल टू 78.75 रुपीज। मान लीजिए
ये एक्सचेंज रेट चल रहा है $1 इज इक्वल टू 78.75 रुपीज। अब अगर नेक्स्ट डे या कुछ दिनों के बाद डॉलर के प्राइसेस कुछ दिनों के बाद डॉलर के प्राइसेस $1 इज इक्वल टू 79.25 रुपीज हो गए। देखो बच्चों, पहले वाले केस में क्या है, फर्स्ट केस में ये है कि आपको $1 के बदले में 78.75 रुपीज देने पड़ रहे हैं। हम मान के चल राउंड ऑफ करके 78 रुपीज आपको पे करने पड़ रहे हैं। लेकिन जब $1 में 79.25 रुपीज हो गए तो आपको 79 रुपीज देने पड़ रहे हैं, आपको ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ $1। जब भी आपको $1 के बदले में ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे तो आपको नुकसान है या फायदा? सबसे पहले ये सोचिए आप, सर हमें नुकसान, क्योंकि हम ज्यादा रुपए दे रहे हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ $1। तो डॉलर यहाँ पे महंगा हो गया और रुपये की वैल्यू यहाँ पे कम हो गई है। तो मैं बोलूंगा कि जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो हम डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑब्वियसली बात है सर कम करेंगे। ठीक है, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हम कम करेंगे। तो जब भी फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कम हो जाती है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब इसका अपोजिट केस क्या होगा? अगर $1 के प्राइस 78 से $1 के प्राइस 78 रुपीज से कितने हो गए? 75 रुपीज हो गए बच्चों। अब आप सोचोगे कि डॉलर के प्राइस गिर गए हैं, अब मैं अब्रॉड से इंपोर्ट करूंगा तो सस्ते पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट करूंगा सस्ता पड़ेगा, घूमने के लिए जाऊंगा कम पैसे लगेंगे, इन्वेस्टमेंट करूंगा कॉस्ट कम आएगी, तो आप लोग डिमांड ज्यादा करेंगे फॉरेन एक्सचेंज। तो जब भी फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो डिमांड कम होती है फॉरेन एक्सचेंज, और फॉरेन एक्सचेंज रेट जब कम हो जाता है तो हम ज्यादा डिमांड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इन दोनों का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है, यानी कि नेगेटिव रिलेशन है बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आपको ध्यान रखना है कि एज फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस एज फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम। और अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगा, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगा तो आप लोग डिमांड ज्यादा करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की, तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज विल इंक्रीजेस। बहुत सिंपल सा फंडा है कि देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब इसी चीज को हम प्रेजेंट करते हैं एक डायग्राम से, वो आप ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। इस डायग्राम में मैं क्या करूंगा बच्चों, एक्स एक्सिस पे मैं लिख रहा हूं डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, करेक्ट है। और वाई एक्सिस पे लिख रहा हूं फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, अगर मान लीजिए $1 में 78 रुपीज थे, जब $1 में 78 रुपीज थे तब हम कितनी डिमांड कर रहे थे? ठीक है, तब हम ओ से लेकर क्यू तक डिमांड कर रहे थे। अगर डॉलर के रेट $1 से मान लो 79 रुपीज हो गए, 79 रुपीज हो गए, तो आप अब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड को ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि डॉलर के रेट बढ़ गए हैं। डॉलर के रेट जब बढ़ जाएंगे तो आपको ज्यादा रुपीस देने पड़ेंगे, तो आप ऑब्वियसली बात है डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कम कर दोगे। जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ा 78 से 79, वैसे ही डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आप लोगों ने कम करी। इसका मतलब जो अब आपका कर्व आएगा, जो आपका कर्व आएगा डिमांड कर्व, वो कैसा आएगा सर? वो इस तरह का आएगा। तो आप क्या बोलोगे कि डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है किससे? फॉरेन एक्सचेंज रेट से। तो हम बोलेंगे देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज रेट का और डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का इनवर्स रिलेशन होता है। तो जो डिमांड कर्व की शेप है हम बोलेंगे वो
डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसे बोलते हैं डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मेरी बात समझ में आई बच्चों आपको? अब देखो, यहां बोलता है कि हम डिमांड करते किस लिए हैं। सबसे पहली बात, हम लोग जो डिमांड करते हैं मतलब कि सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो क्या है। सबसे पहला, आपको इंपोर्ट करना है अब्रॉड से, आपको डिमांड करनी पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की। आपको टूरिज्म पर्पज से बाहर घूमने के लिए जाना है, आपको डिमांड करनी पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की। आपको बाहर कुछ वन साइडेड ट्रांसफर्स भेजने हैं, मतलब रेमिटेंसेस, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, चैरिटी, डोनेशन, आपको डिमांड करनी पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की। आपको दूसरी कंट्री में, फॉरेन कंट्री में एसेट्स परचेज करनी है, कोई लैंड या शेयर्स या बॉन्ड्स, कोई भी एसेट, तो आपको डिमांड करनी पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की। आपको स्पेक्यूलेशन करना है। स्पेक्यूलेशन क्या होता है बच्चों, मैंने बताया आपको, जब फॉरेन एक्सचेंज सस्ती हो तो खरीद लो, महंगी हो तो बेच दो, प्रॉफिट कमाओ, तो इसे बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। उसके लिए भी आपको डिमांड करनी पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की। तो यहां पर आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हम डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्यों करते हैं, और डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का फॉरेन एक्सचेंज रेट से क्या रिलेशन होता है। हमने पढ़ा इनवर्स रिलेशन होता है। इसी वजह से जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आगे सुनिएगा। अब पूछता है अब पूछता है कि देखो, पहले डायग्राम देख लो। डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज स्लोप डाउनवर्ड ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। आपको याद कैसे रखना है बच्चों, जब भी आप डिमांड की बात करते हो तो डिमांड कौन कर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज की हम ही लोग कर रहे हैं। और हम लोग का रिएक्शन क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो रिएक्शन क्या होता है, अरे बहुत महंगा हो गया तो अब हम डिमांड कम करेंगे, रेट कम हो गया, सस्ता हो गया, अब खरीद लो। तो हम कहीं ना कहीं क्या चाहते हैं कि हमें सस्ता मिले, तो रेट जब डाउन होगा तभी हम खरीदेंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट जब कम होगा तब हम डिमांड बढ़ाएंगे। ठीक है, हम लोग घूमने के लिए भी जाएंगे अब्रॉड में, हम लोग इंपोर्ट भी करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, तो रेट डाउन रहेंगे। तो इसीलिए बोलते हैं अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुआ, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है R1 से R2, तो आप लोग डिमांड कम कर देंगे। इसीलिए डिमांड का कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी यहाँ पर। इन फिगर, जो ये फिगर बनाई हुई है ऊपर, यहां पर आप क्या देख रहे हो कि फॉरेन एक्सचेंज यानी कि डॉलर की डिमांड हम कर रहे हैं, और फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो आपका वाई एक्सिस पे है। अगर रेट आपका इंक्रीज हुआ, कितने से कितना, ओ आर से ओ आर टू, ठीक है, ओ आर से ओ आर टू। पहले कितना रेट था बच्चों, देखो यहाँ पर ओ आर वन, अब कितना हो गया ओ आर टू। तो आप लोग डिमांड कम करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की। तो बोल रहे हैं द नेगेटिव स्लोप डिमांड कर्व शोज दैट मोर फॉरेन एक्सचेंज is demanded at low rate of exchange, whereas demand for US dollar falls to OQ2 when exchange rate rises to OR2। अगर रेट OR से OR2 चला गया तो आप लोग डिमांड कम कर देंगे, OQ1 से OQ2 पे आ जाएंगे। बहुत ही सिंपल है। अब मैं आता हूं बच्चों एक छोटे से टॉपिक पे इसी के अंदर, कि व्हाट आर द रीजंस फॉर राइज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की डिमांड कब बढ़ती है। देखो, मैंने आपको बोला एक सिंपल लैंग्वेज में कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगा तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की। सो सिंपल इज दैट। लेकिन आपको पूछ रहा है दो तीन रीजंस, मान लीजिए, तो आप क्या बोलेंगे कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगा, इसका मतलब क्या है कि फॉरेन करेंसी की जो प्राइस है ना, डॉलर के प्राइस जो है वो कम हो गए हैं। देखो, फॉरेन एक्सचेंज रेट को आप बोल सकते हो प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मेरी बात समझ में आ रही है? फॉरेन एक्सचेंज रेट को आप बोल सकते हो प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डॉलर का प्राइस कितना है, आप बोलोगे 70, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट ही तो है। डॉलर का प्राइस कितना है, कितना चल रहा है, मैंने बोला 78, तो ये प्राइस ही तो है डॉलर का। तो जब फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होता है, इट मींस कि प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी कम हो गए हैं। अब जो फॉरेन करेंसी है वो चीपर हो गई है। जब फॉरेन करेंसी चीपर हो जाती है तो हम ज्यादा गुड्स खरीद सकते हैं उन कंट्रीज से, क्योंकि वो चीपर हो गई। ठीक है, अब वो चीपर हो गई तो गुड्स ज्यादा खरीद रहे हैं, मतलब कि इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं। इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं मतलब कि डिमांड बढ़ा रहे हैं। तो डिमांड इंक्रीजेस व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल ड्यू टू इंक्रीज इन इंपोर्ट्स। सबसे पहला रीजन। दूसरा, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हुआ तो टूरिज्म जो है वो सस्ता हो जाएगा। उसके अलावा अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगा तो हम क्या करेंगे, वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, इसलिए डिमांड बढ़ेगी। तो जो सोर्सेज हमने पढ़े उसी से हमने क्या बना लिया, रीजन बना लिया। देखो बच्चों, व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल, import from that country become cheaper, so import increases and demand for foreign currency rises. For example, if price of $1 US
fall from 60 to 50, then import from USA will become cheaper. हम ज्यादा गुड्स खरीदेंगे. It will lead to rise in demand for US dollar. Simple. उसके बाद दूसरा रीजन हम क्या लिख सकते हैं? When a foreign currency becomes cheaper in terms of domestic currency, it promote tourism. As a result, demand for foreign currency increases. तीसरा रीजन क्या डाल सकते हैं आप कि जब फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल होता है तो आप डिमांड ज्यादा करते हो, क्योंकि आप वहां ज्यादा स्पेकुलेशन भी कर सकते हो क्योंकि रेट कम हो गया है. तो कोई भी सोर्स में से आप तीन रीजन डाल सकते हो बच्चों. ये था आपका व्हाई डिमांड इंक्रीजेस. किसकी डिमांड? फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों बढ़ती है, उसके तीन रीजंस थे. तो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हमें समझ में आ गया अच्छे से. एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं मैं आपको. देखो बच्चों, सबसे पहली चीज हमने पढ़ी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है. तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो रेट है जो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से सेट होता है. उसके बाद पढ़ा कि व्हाट इज डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि कितनी करेंसी की आप डिमांड कर रहे हो, कितनी करेंसी की आपको जरूरत है, कितनी करेंसी आप बाय कर सकते हो एट द गिवन एक्सचेंज रेट. तो अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल होगा तो हमें लगता है कि करेंसी अब सस्ती हो गई है, अब हम डिमांड ज्यादा करेंगे. इट मींस कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से इनवर्स रिलेशन होता है. इसीलिए डिमांड कर्व जो है वो कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब अगला था कि हम डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्यों करते हैं, व्हाट आर द सोर्सेस, व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो हमने बोला कि इंपोर्ट करना है तो हम डिमांड करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की, टूरिज्म पर्पस से जाना है तो हम डिमांड करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की, गिफ्ट ग्रांट्स भेजने हम डिमांड करेंगे फॉरेन एक्सचेंज, स्पेकुलेशन करना है तो हम डिमांड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम डिमांड करेंगे, अब्रॉड में कुछ भी करना है तो आपको डिमांड करनी पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज. तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का और डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का रिलेशन जो है वो इनवर्स है. करेक्ट. अब हम बात करेंगे सेकंड कंपोनेंट की, जो है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सेकंड टूल. क्योंकि डिमांड से अकेला रेट डिसाइड नहीं होगा, सप्लाई भी चाहिए. तो डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. सिंपल. अब बात करते हैं सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की. इसको आपको ज्यादा ध्यान से सुनना है क्योंकि यहां पर थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा दूसरी कंट्री के हिसाब से, तभी आपको समझ में जल्दी आएगा ये टॉपिक. ठीक है. डिमांड में आपने क्या किया कि हम लोग डिमांड कम करेंगे, अपने हिसाब से सोचा. इस टॉपिक में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा उनके हिसाब से, दूसरी कंट्रीज के हिसाब से. आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है. चलो शुरू करते हैं. सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. सबसे पहली बात यह है बच्चों कि सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है. सप्लाई का मतलब क्या है? देखो बच्चों, एक छोटी सी बात समझना मेरी, कि जब भी मैं बात करूंगा डिमांड की, जब भी मैं बात करूंगा डिमांड की, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, इसका मतलब हम डिमांड किस लिए करते हैं? अब्रॉड से इंपोर्ट करना है, अब्रॉड में घूमने के लिए जाना है, अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट करनी है, वहां पे गिफ्ट ग्रांट्स भेजने. तो आप जो डिमांड कर रहे हो फॉरेन एक्सचेंज को, किस लिए कर रहे हो? क्योंकि आपको आउटफ्लो करना है फॉरेन एक्सचेंज का. क्या करना है? आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. मेरी बात समझना कि डिमांड करने से क्या होता है, जब भी आप फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हो, आप किस लिए करते हो? क्योंकि आपको पेमेंट्स करनी है. आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो डिमांड मींस यहां पे आउटफ्लो. लेकिन सप्लाई का मतलब क्या है? कि अगर फॉरेनर्स, अगर फॉरेन कंट्री के सिटीजन्स आपकी कंट्री में आ रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगी, क्योंकि वो लोग जब आएंगे तो रुपीज लेंगे, बदले में डॉलर्स देंगे, है ना. या यूरोप से आएंगे तो बदले में यूरो देंगे और रुपीज लेंगे. तो कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज के लोग, अब्रॉड नेशन के लोग आपकी नेशन में आते हैं तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई आती है. सप्लाई मींस क्या है? हम फॉरेन एक्सचेंज बना तो रहे नहीं है, ऑब्वियस हम बना नहीं सकते, हमारे पास तो आएगी. कहां से आएगी? सर सोर्स क्या है फॉरेन एक्सचेंज के इंडिया में आने का? सोर्स क्या है? फॉरेन कंट्रीज. तो फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में आती है फॉरेन एक्सचेंज. मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो सप्लाई का मतलब क्या निकला? इनफ्लो. क्या निकला बच्चों? इनफ्लो. अब ध्यान से सुनना, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब इनफ्लो. ये बात आपको भूलनी नहीं है और ये बात भूलने की नहीं है. सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है बच्चों? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है बच्चों? इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. इनफ्लो. अगर मैं बात करूंगा इनफ्लो की, मतलब मैं बात कर रहा हूं सप्लाई की. ठीक है. अब एग्जांपल देता हूं मैं आपको.
मान लीजिए बच्चों, $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज। $1 70 रुपए का था, अब $1 ₹80 का हो गया, 80 रुपीज। अब मेरी बात सुन लो, हम बात कर रहे हैं इनफ्लो की, कि आपकी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज कब ज्यादा आएगी कब कम आएगी। अब डॉलर के रेट बढ़ गए। अब मैंने कहा था आपको सोचना पड़ेगा दूसरी कंट्री के हिसाब से। यहां पे जिनके पास डॉलर है, जो यूएस के सिटीजन हैं, उनके पास डॉलर, उनकी करेंसी डॉलर है, उनके डॉलर के प्राइस बढ़ गए। वो लोग क्या सोचेंगे, अरे अब तो हमारे डॉलर के प्राइस बढ़ गए, अब रुपी जो है वो सस्ता हो गया, चलो इंडिया वहां घूम के आते हैं, चलो इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, चलो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। तो डॉलर के प्राइस जब बढ़ गए हैं तो रुपी सस्ता हो गया, और रुपी सस्ता हुआ इट मींस कि अब फॉरेनर्स को यहां पर इन्वेस्टमेंट करना इजी पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, यहाँ की गुड्स चीपर लगेंगी, यहाँ पे घूमना उनको सस्ता लगेगा, तो वो लोग ज्यादा आएंगे, वो हमसे ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, वो इन्वेस्ट इंडिया में ज्यादा करेंगे, वो लोग टूरिज्म पर्पज से इंडिया में ज्यादा आएंगे। इसका मतलब हमारे पास सप्लाई यानी कि इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगा। कब बढ़ा, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है, इसका मतलब कि उनके डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है, हमारे रुपये की वैल्यू कम हो गई है, तो वो लोग इंडिया से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं, इंडिया में टूरिज्म पर्पस से ज्यादा आते हैं, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो आता है। इनफ्लो मतलब सप्लाई, सप्लाई का मतलब यही है कि फॉरेन एक्सचेंज का आना। देखो यहां लिखा है क्या, the supply of foreign exchange means या comes from those people who receive it, also known as inflow of foreign exchange due to following reasons। अगर आप एक्सपोर्ट करोगे, आप गुड्स बेचोगे अब्रॉड में, अब्रॉड वाले खरीदेंगे आपसे, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगी, यस और नो। दूसरा, जब अब्रॉड के सिटीजन्स आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब कि विच foreigners invest in the home country increases the supply of foreign exchange। तीसरा, अगर वो लोग आपके कंट्री में गिफ्ट्स, ग्रांट्स, चैरिटी, डोनेशन, रेमिटेंसेस भेजेंगे, तो भी आपकी कंट्री में इनफ्लो होगा, फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई आएगी। उसके बाद अगर स्पेकुलेशन करते हैं वो लोग, तो भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगी। उसके अलावा आप लिख सकते हो कि अगर मैं ये बोलूं कि वो लोग घूमने के लिए टूरिज्म पर्पज से इंडिया में आ रहे हैं, तो भी फॉरेन एक्सचेंज आएगी। फिफ्थ पॉइंट, टूरिज्म पर्पज से फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं, तो भी फॉरेन एक्सचेंज आएगी। ये 5 सोर्सेज है, 5 रीजन है जिससे फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होता है हमारी कंट्री के अंदर बच्चों। तो सिंपल सा फंडा है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, तो उनके डॉलर की वैल्यू बढ़ गई और हमारा रुपी जो है वो सस्ता हो गया। इट मींस अब सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ने वाली है हमारी कंट्री के। समझ में आ रहा है आपको? उल्टा सोचो इसका, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो गया, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो गया, इट मींस डॉलर की वैल्यू जो 70 रुपए थी, अब मान लो वो 60 रुपए हो गई। यूएस के लोग क्या सोचेंगे, हमारा डॉलर गिर गया, हमारे डॉलर के प्राइस कम हो गए, अब हम इंडिया से कम सामान परचेज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब $1 70 का था, तो 70 रुपीज का सामान लेने के लिए मुझे $1 देना पड़ता था, वो ये सोच रही है। अब $1 में सिर्फ 60 रुपए का सामान आ रहा है, क्योंकि डॉलर के रेट तो गिर गए। जब डॉलर के रेट गिरते हैं तो वो यही सोचते हैं कि पहले 70 रुपए का सामान आता था, $1 देना पड़ता था, अब 60 रुपए का सामान मिल रहा है, बस और $1 देना पड़ रहा है। तो उनको ज्यादा यूएस डॉलर्स पे करने पड़ते हैं टू इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। इसीलिए इस सिचुएशन में जब फॉरेन एक्सचेंज रेट गिरता है, तो वो लोग इंपोर्ट कम करते हैं, वो लोग घूमने के पर्पज से कम आते हैं, वो लोग इंडिया में इन्वेस्ट कम करते हैं। अब ये सब करेंगे नहीं तो कंट्री में इनफ्लो कैसे आएगा? तो हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल फॉल। मेरी बात समझ में आई बच्चों आपको? जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट गिरेगा, डॉलर के प्राइस कम हो जाएंगे, तो डॉलर की वैल्यू जो है वो अब कम हो गई है। जो इससे पहले वाला केस था, जब डॉलर की वैल्यू 70 से 80 हो गई थी, तो डॉलर के प्राइस बढ़ गए थे। उन लोगों ने इंपोर्ट ज्यादा किया, उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट ज्यादा की, उन लोगों ने, वो लोग टूरिज्म पर्पज से ज्यादा इंडिया में आए, तो हमारे पास इनफ्लो बढ़ गया, फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई आई। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ा तो सप्लाई आई, लेकिन जब फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो गया, तो अब लोग
वो लोग क्या सोच रहे हैं कि डॉलर की वैल्यू अब कम हो गई है, अब हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादा इंडिया से सामान परचेज करते हैं तो डॉलर भी ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं, यही हमारे लिए नुकसान है। तो वो लोग ये चीजें कम करते हैं, इंपोर्ट, टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट, इस वजह से हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो कम हो जाता है और सप्लाई कम हो जाता है। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन ये निकल रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का पॉजिटिव रिलेशन है। एज फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीजेस, supply of foreign exchange also fall. As foreign exchange rate increases, supply of foreign exchange also increases. There is positive relationship between foreign exchange rate and supply of foreign exchange. This is very very important. अब इस कंक्लूजन की वजह से हम जो ग्राफ बनाएंगे वो कैसा होगा, ध्यान से सुनिए। ग्राफ आपको ध्यान से देखना है कि कैसा बनेगा। इसका ग्राफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट की हम बात कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। एक्स एक्सिस पे आप क्या लिखेंगे? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और यहां लिखेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। मान लीजिए पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट जो था वो R1 था ओ से लेकर, तो हमारी कंट्री में ओ से लेकर Q1 तक फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई आ रही थी। जैसे ही रेट इंक्रीज हुआ OR से OR2, अब उन सिटीजन्स को जिनके पास डॉलर है, डॉलर के रेट बढ़ गए, मान लो बच्चों $1 से 70 रुपीज से $1 80 रुपीज का हो गया। तो अब जिनके पास डॉलर्स हैं वो सोचते हैं कि अब इंडिया में हम जाएंगे तो वहां से ज्यादा इंपोर्ट कर पाएंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे इंडिया में। तो रेट जब बढ़ता है तो हम अपना अगर सोचें कि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो बढ़ जाता है, तो हम बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कंट्री के अंदर बढ़ गई है। OQ1 से कितनी हो गई है? OQ2। तो इससे ये शो होता है कि सप्लाई कर्व जो होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये आपका सप्लाई कर्व। तो डिमांड कर्व भी पता चल गया कैसा होता है, सप्लाई कर्व पता चल गया कैसा होता है। सप्लाई में आपने सोचा किस हिसाब से कि जिनकी करेंसी यूएस डॉलर है उसके रेट अगर बढ़ जाए तो वो लोग ज्यादा सामान परचेज कर सकते हैं, ज्यादा इंपोर्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आती है। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कब नहीं आती? जब फॉरेन एक्सचेंज रेट गिर जाता है, क्योंकि उनका रेट ही गिर गया डॉलर का, तो वो लोग हमारे से कैसे परचेज करेंगे? हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कम आएगी, इनफ्लो कम होगा। तो सप्लाई मींस इनफ्लो, डिमांड मींस आउटफ्लो। अब हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेशन। अब डिमांड और सप्लाई, अब डिमांड और सप्लाई दोनों जहां मीट करेंगे वहां जो रेट सेट होगा उसे बोलेंगे बच्चों फ्लेक्सिबल या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो गया, आपने पढ़ लिया। और ये आपका सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो गया। जहां डिमांड और सप्लाई दोनों मीट करेंगे उस पॉइंट पे जो रेट आ रहा है, ये ई पॉइंट पर जो रेट आ रहा है, मान लो OR1 आ रहा है या OR आ रहा है, इसको बोलोगे आप फ्लेक्सिबल या इक्विलिब्रियम या फिर मार्केट एक्सचेंज रेट। इस तरह से डिटरमाइन होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। वेरी वेरी सिंपल, समझ में आया बच्चों आपको? इसके बाद अब नोट्स पे आते हैं और देखते हैं कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है। पहली बात सप्लाई कर्व की है। सप्लाई कर्व आपके सामने, अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे ही रेट बढ़ेगा सप्लाई हमारे पास ज्यादा आएगी, फॉरेन एक्सचेंज की इनफ्लो ज्यादा होगा। अब डिटर्मिनेशन को देखिए। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द इंटरैक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। The equilibrium exchange rate is determined at that where demand of foreign exchange is equal to supply of foreign exchange. अब ऐसा ही यहां डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व जहां दोनों मीट करेंगे उस पॉइंट पे जो रेट आ रहा है OR, इसे बोलेंगे आप कौन सा रेट? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। समझ में आ गया बच्चों? तो ये रेट हमेशा फ्लक्चुएट होता रहेगा क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइन हो रहा है, ये फिक्स नहीं रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है? उसके बाद अब एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी। इन द अबव फिगर OX एक्सिस पे क्या लिया आपने? डिमांड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। Y पे लिया फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है? DD और SS आर डिमांड सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बोथ द कर्व्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट E
जहां पर रेट जो आ रहा है वो आ रहा है OR, इसे बोलेंगे आप इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट या फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। समझ में आ गया? ये था आपका दूसरा टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज। उसके बाद थर्ड टाइप आता है मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। अब ये क्या है? देखो बच्चों, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दोनों एक्सचेंज रेट में से फ्लक्चुएशंस किसमें थी, आपको ये ध्यान रखना है। तो आप बोलते हैं सर फ्लक्चुएशंस तो होंगी फ्लेक्सिबल में, क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिमांड सप्लाई से डिटरमाइन होता है और डिमांड सप्लाई तो बार बार चेंज होंगे, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट भी होगा। तो जहां पर फ्लक्चुएशंस हैं, वो फ्लक्चुएशन ध्यान से सुनना, जहां पर फ्लक्चुएशंस हैं उन फ्लक्चुएशंस को अगर हम देखें कि फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हो रही हैं, अगर फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हो रही हो तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जिसे हम बोलते हैं मार्केट एक्सचेंज रेट, तो मार्केट में अगर वो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया ड्यू टू फ्लक्चुएशंस। मेरी बात समझना, फ्लक्चुएशंस इतनी ज्यादा हो गई कि डिमांड बहुत ज्यादा एक्सेस हो गई फॉरेन एक्सचेंज की और एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया या फिर बहुत ज्यादा कम हो गया है। फ्लक्चुएशंस का बहुत ज्यादा होना ये इकोनॉमी के लिए ड्रॉबैक भी बन सकता है। कैसे? अगर फ्लक्चुएशन ज्यादा होने से फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा ऊपर चला गया और बहुत ज्यादा नीचे भी जा सकता है। दो चीजें बताऊंगा आपको। सबसे पहली, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन यहां पर नहीं है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता, आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो अब मैं बोलता हूं कि अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है, जो इकोनॉमी के लिए लिमिटेशन है, इकोनॉमी के लिए खराब हो सकता है, तो वहां पर क्या गवर्नमेंट बीच में आ सकती है? गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो सकता है क्या? देखो बच्चों, जब इकोनॉमी की बात आती है ना, तो गवर्नमेंट बीच में इंटरवेंशन कर देती है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट चल रहा था, अगर उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हुई, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हुआ किस लिए? कि जो फ्लक्चुएशंस हुई हैं उन फ्लक्चुएशंस को स्टेबल करने के लिए, और दूसरा जो एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है, बहुत ज्यादा नीचे चला गया है, उसको डिजायर्ड टारगेट वैल्यूज तक लाने के लिए। अब ये क्या होती है डिजायर्ड टारगेट वैल्यू? वो वैल्यूज हैं कि गवर्नमेंट बोलती है भैया एक एक्सचेंज रेट जो आपका है ना, उसकी वैल्यू एक मैक्सिमम और एक मिनिमम हम आपको बता रहे हैं, इस मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर रेट गया तो हम इंटरवेंशन कर सकते हैं, नीचे गया तो भी इंटरवेंशन हमारा हो सकता है। तो इन टारगेट वैल्यू से ऊपर या नीचे नहीं जाना चाहिए, मिनिमम टारगेट वैल्यू और मैक्सिमम टारगेट वैल्यू, इसके बीच में फ्लक्चुएट होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर चला गया या मिनिमम वैल्यू से भी नीचे चला गया तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो सकता है। मेरी बात समझना, तो जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है, जब गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवेंशन करती है, तो वो फ्लेक्सिबल तो रहा नहीं और फिक्स भी नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों मिक्स हो गए। तो हम बोलते हैं कि मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम वही है जहां गवर्नमेंट को मैनेज करना पड़ रहा है। क्या मैनेज करना पड़ रहा है सर? अगर आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है या बहुत ज्यादा नीचे चला गया है, उसे मैनेज कौन कर रहा है? ऑटोमेटिकली मार्केट से मैनेज तो होने में टाइम लगा है, तो गवर्नमेंट मैनेज करने के लिए आ रही है, हमने बोल दिया उसको मैनेज फ्लोटिंग रेट। समझ में आया? तो मैनेज फ्लोटिंग रेट कहीं ना कहीं फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दोनों का हाइब्रिड सिस्टम, दोनों का हाइब्रिड सिस्टम, उसे बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग रेट। इंडिया में ये चलता है, ठीक है बच्चों। और इसका एक और नाम है डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ये आपको ध्यान रखना। अब नोट्स पे आते हैं और समझते हैं कि मैनेज फ्लोटिंग रेट क्या होता है, डिजायर्ड टारगेट वैल्यूज क्या होती है, कौन इंटरवेंशन करता है, गवर्नमेंट खुद करती है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई करता है, ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इस पे जो क्वेश्चंस बनेंगे बताऊंगा क्या क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलो बच्चों नोट्स पे आते हैं। सबसे पहली चीज, what is managed floating rate? It refers to a system in which foreign exchange rate is determined by market forces and RBI. पहला क्वेश्चन, कौन? RBI. RBI influence the exchange rate through intervention. गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं कर रही, गवर्नमेंट की बिहाफ पे कौन कर रहा है? आरबीआई। इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, आरबीआई क्यों? क्योंकि आरबीआई के पास अथॉरिटी है। सर आरबीआई था कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो आरबीआई के पास अथॉरिटी है कि आरबीआई इंटरवेंशन कर सकता है। अब दूसरी चीज क्या बोलता है कि मैनेज फ्लोटिंग रेट जो है वो हाइब्रिड सिस्टम है। हाइब्रिड मतलब दोनों का मिक्सचर, किसका? फ्लेक्सिबल का भी और फिक्स का भी, दोनों के फीचर यहां मैच करते हैं।
कैसे मैच करते हैं सर? डिमांड सप्लाई से हो रहा था, वो तो फ्लेक्सिबल हुआ। गवर्नमेंट बीच में आई तो कौन सा बन गया? हम बोलेंगे फिक्स बन गया सर, लेकिन फिक्स भी नहीं है, फ्लेक्सिबल भी नहीं है, पूरी तरह से फ्लेक्सिबल रेट भी नहीं रहा, पूरी तरह से फिक्स भी नहीं है, हम बोलेंगे हाइब्रिड सिस्टम है। तो इट इज हाइब्रिड सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इन दिस सिस्टम सेंट्रल बैंक मतलब कि आरबीआई, ये ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं, in this system RBI intervenes in the foreign exchange market। RBI intervenes मतलब बीच में आ जाता है, किस लिए? टू रेस्ट्रिक्ट द फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हो रही है उनको रोकने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस और हो गई तो इकोनॉमी के लिए खराब हो सकता है। इन द एक्सचेंज रेट विद इन सर्टेन लिमिट्स। देखो लिमिट्स कौन तय करता है? अब गवर्नमेंट ने बोला भैया देखो आरबीआई इज द रेगुलेटर और फैसिलिटेटर, चाहे मॉनेटरी अथॉरिटी का हो चाहे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का हो। हम बोलते हैं कि डिजायर्ड टारगेट वैल्यू तय होनी चाहिए, कि एक वैल्यू बता दो, इससे नीचे चला गया तो बीच में इंटरवेंशन होगी, इस वैल्यू से ऊपर चला गया तो इंटरवेंशन होगी। तो डिजायर्ड टारगेट वैल्यू सेट होती है, ठीक है। द एम इज टू, इस मैनेज फ्लोटिंग रेट का एम क्या है? इंटरवेंशन करने का गोल क्या है? क्यों इंटरवेंशन की जा रही है? द एम इज टू कीप एक्सचेंज रेट टू द क्लोज डिजायर्ड टारगेट वैल्यू। जो वैल्यूज, जो लिमिट तय की गई है उनके आसपास रहे। मैंने बोला सर, मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं, समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए कि आपका डिमांड और सप्लाई से, आपका डिमांड और सप्लाई से जो रेट सेट हुआ, वो रेट सेट हुआ ये, ठीक है। मान लीजिए आपका रेट सेट हुआ $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज, करेक्ट। अब मैंने बोला कि गवर्नमेंट ने बोला कि एक डिजायर्ड टारगेट वैल्यू बता देते हैं आपको, ये $1 में 68.25 ये डिजायर्ड टारगेट वैल्यू है, और जो ऊपर एक वैल्यू वो है $1 इज इक्वल्स टू 72.75 रुपीज। मान लीजिए हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूं मैं, अजम्पशन बेस्ड। तो ये वैल्यूज आपको बता दी गई। अगर इस मिनिमम वैल्यू से भी नीचे गया रेट या इस मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर गया तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगी, ठीक है। यहां पर ये जो दो वैल्यूज हैं इनके बीच में फ्लक्चुएशंस चलती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन डिजायर्ड टारगेट वैल्यू से नीचे गया या ऊपर गया रेट तो इंटरवेंशन होगा, वहां पर आरबीआई इंटरवेंशन कर सकता है। तो गवर्नमेंट का गोल क्या है कि इन डिजायर्ड टारगेट वैल्यूज के क्लोज ये रेट को रखना, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, ठीक है बच्चों। अब बोलता है कि फॉर दिस, ये चीज करने के लिए आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेंटेन जरूर होने चाहिए, क्योंकि इन डिजायर्ड टारगेट वैल्यूज तक रेट को लाने के लिए आरबीआई को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को खरीदना भी पड़ सकता है और बेचना भी पड़ सकता है। सर ज्यादातर खरीदना पड़ता है क्योंकि हमारे पास रिजर्व की कमी है, ठीक है। तो आरबीआई के पास क्या होने चाहिए? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेंटेन होने चाहिए, ताकि आरबीआई फ्लक्चुएशंस को रोक सके और एक्सचेंज रेट को डिजायर्ड टारगेट वैल्यूज तक ला सके। दिस रेट इज आल्सो कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग रेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, मैंने बोला आपको बताऊंगा। सर एक क्वेश्चन है 1 मार्क का कि ऐसा कौन सा एक्सचेंज रेट है जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है? ऐसा कौन सा एक्सचेंज रेट है जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है? बच्चों के माइंड में आता है बात हो रही है गवर्नमेंट की और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट सेट करती है, तो हम आंसर लिखते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज। तो यहां पर इंटरवेंशन वर्ड लिखा है, क्वेश्चन में लिखा होता है इंटरवेंशन वर्ड। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत आसान तो है सर, ये तो मैंने फ्लोटिंग रेट हुआ। अभी आपने टॉपिक पढ़ा है, साथ साथ पता चल गया आपको। लेकिन जब क्वेश्चंस करने की बारी आती है तो वहां पर क्वेश्चन सेम यही होगा, और ऑप्शन में आपको फिक्स भी होगा, मैनेज फ्लोटिंग भी होगा। तो आपको लिखना है मैनेज फ्लोटिंग रेट, क्योंकि इंटरवेंशन की बात हो रही है, डिटरमाइन करने की बात नहीं हो रही। अगर लिखा होता ऐसा कौन सा रेट है जिसे गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है तो वो है फिक्स्ड एक्सचेंज, इंटरवेंशन करती है तो वो मैनेज फ्लोटिंग रेट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना बच्चों आपको, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं बच्चों, करेंसी डेप्रिसिएशन वर्सेस करेंसी एप्रिसिएशन। वेरी वेरी इजी टॉपिक, इसको आप ध्यान से सुनना बच्चों। मैं नोट्स पे आता हूं और कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं कि क्या होता है डेप्रिसिएशन और क्या होता है एप्रिसिएशन। उसके बाद क्या होता है डिवैल्यूएशन, क्या होता है रीवैल्यूएशन। सुनना बच्चों ध्यान से। हमारे पास दो एक्सचेंज रेट है,
एक तो हमारे पास है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है, उसके बाद मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट हमने पढ़ लिया, और दूसरा हमारे पास था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। मैं बात करूंगा अभी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की, ठीक है। मेरा आपसे क्वेश्चन है सिंपल सा, अगर एक यूएस डॉलर की वैल्यू 70 रुपीज हुआ करती थी, अब वो एक यूएस डॉलर की वैल्यू 73 रुपीज हो गई है। सर आपको ये बताना है कि आपकी डोमेस्टिक करेंसी जो है उसकी वैल्यू बढ़ गई है या कम हो गई है। तो हम एग्जांपल में देखते हैं और बोलते हैं कि $1 70 का था, अब $1 73 का हो गया, तो आपको एक यूएस डॉलर के बदले में, एक यूएस डॉलर एक्सचेंज करने के बदले में आपको 73 रुपीज अब पे करने पड़ रहे हैं। इट मींस कि आपको ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं, तो आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई। और कम मतलब, सर कम होने के दो मतलब होते हैं, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, मतलब सेम होता है पर कहीं ना कहीं लॉजिक अलग है। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं इसको डेप्रीशिएशन भी बोल सकता हूं और डीवैल्यूएशन भी बोल सकता हूं। दोनों का मतलब सेम है। डेप्रीशिएशन का मतलब ये होता है कि फॉल इन वैल्यू, डीवैल्यूएशन भी फॉल इन वैल्यू। लेकिन अगर बात हो रही है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की, तो इसे बोला जाएगा डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन, जब भी गवर्नमेंट डेलिबरेटली जानबूझकर खुद से करेंसी की वैल्यू कम करती थी, जब फिक्स एक्सचेंज रेट होता था तब गवर्नमेंट ने कई बार किया डीवैल्यूएशन, अपनी करेंसी की वैल्यू को डेलिबरेटली डाउन किया, उसको बोला गया डीवैल्यूएशन। अगर डिमांड सप्लाई से ऑटोमेटिकली ये चीज आज होती है, तो आज हम इसको डीवैल्यूएशन नहीं बोलते, आज हम इसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन। सिर्फ इतना फर्क है कि गवर्नमेंट करेगी तो डीवैल्यूएशन, डिमांड सप्लाई की वजह से ये चीज हुई तो डेप्रीशिएशन। सिंपल, मतलब दोनों का सेम है। मतलब क्या है सर? फॉल इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, फॉल इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, फॉल इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी अंडर द फिक्स्ड रेट सिस्टम लिखते हो, अंडर द फिक्स्ड रेट सिस्टम लिखते हो तो वो होगा डिवैल्यूएशन। अगर अंडर द फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम लिखते हो तो वो होगा डेप्रीशिएशन। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि अगर आप फिक्स लिखते हो तो वो डिवैल्यूएशन है, इसकी जगह पर अगर आप लिखते हो अंडर द फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम तो वो डेप्रीशिएशन है सर। मेरी बात समझ में है आपको? एग्जाम्पल दोनों के लिए सेम है, करेंसी की वैल्यू कम ही तो हो रही है। $1 के बदले में 70 रुपए देने पड़ते थे, अब 73 रुपीज देने पड़ रहे हैं, तो करेंसी की वैल्यू कम हो गई। अगर ये गवर्नमेंट ने किया होता तो डिवैल्यूएशन, डिमांड सप्लाई से हुआ होता तो डेप्रीशिएशन। समझ में आपको? अब अगर क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज रीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन, दोनों में फर्क क्या है? सर $1 में 70 रुपीज थे, अब $1 में 68 रुपीज हो गए। नाउ वी हैव टू पे ओनली 68 रुपीज फॉर एक्सचेंज ऑफ $1। बिफोर वी हैव टू पे 70 रुपीज फॉर एक्सचेंज ऑफ $1। पहले आपको 70 रुपए देने पड़ते थे $1 के एक्सचेंज में, अब आपको 68 रुपीज पे करने पड़ते हैं। आपको कम पैसे देने पड़ रहे हैं, आपको फायदा है, आपकी करेंसी का हुआ रीवैल्यूएशन। अगर ये गवर्नमेंट ने किया है, अगर ये फिक्स्ड रेट सिस्टम में हुआ है तो ये है रीवैल्यूएशन। अगर यही चीज डिमांड सप्लाई से हुई है, अगर यही चीज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में हुई है, डिमांड सप्लाई से ऑटोमेटिकली हुई है, तो उसे बोलेंगे एप्रिसिएशन। रीवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, मतलब दोनों का सेम है, बस इतना फर्क है कि ये चीज गवर्नमेंट ने करी तो रीवैल्यूएशन, डिमांड सप्लाई से हुई फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम के अंदर तो एप्रिसिएशन, इतना फर्क है बस। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? सर $1 की वैल्यू 70 रुपए थी,
और $1 की वैल्यू 73 हो गई, आपने इसको बोला डेप्रीशिएशन ऑफ रूपी, यानी कि डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो मैं आपसे ये पूछता हूं, अगर डेप्रीशिएशन है या डिवैल्यूएशन है, कुछ भी हो सकता है, मतलब दोनों का सेम है, बस ये फिक्स रेट सिस्टम में और फ्लेक्सिबल में, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा ऑन, सबसे पहली बात एक्सपोर्ट्स पे, और दूसरा इंपोर्ट्स पे। मेरी बात समझना, क्वेश्चन में आपको लिखा होगा कि डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रीशिएशन अगर हो रहा है या डिवैल्यूएशन हो रहा है, तो उसका डोमेस्टिक कंट्री के एक्सपोर्ट्स पे और इंपोर्ट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आपका आंसर क्या होगा? सर इंडिया के हिसाब से सोचना है, क्योंकि डोमेस्टिक कंट्री पूछा है। अगर कुछ नहीं लिखा होता क्वेश्चन में तो भी आप डोमेस्टिक कंट्री ही मानते हो, और फॉरेन का पूछेंगे तो फॉरेन का बताएंगे आपको, हम फॉरेन का पूछ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अच्छा, मैं पूछ रहा हूं कि डेप्रीशिएशन हो रहा है डोमेस्टिक करेंसी का, इंडियन करेंसी यानी कि रुपी का डेप्रीशिएशन हो गया, क्योंकि आपको $1 के बदले में अब 73 रुपीज देने पड़ रहे हैं, पहले 70 रुपए देने पड़ते थे। तो आपकी कंट्री के एक्सपोर्ट्स पे क्या फर्क पड़ेगा, मुझे ये बता, और आपकी कंट्री के इंपोर्ट्स पे क्या फर्क पड़ेगा, ये भी आप मुझे बता। सर सिंपल सी बात है, पहले मुझे 70 रुपए देने पड़ते थे, अब मुझे 73 रुपीज देने पड़ते हैं, मुझे ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं, मैं तो इंपोर्ट कम कर पाऊंगा, मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई है सर, मेरे इंपोर्ट्स जो हैं वो फॉल हो जाएंगे, और मेरी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, तो मेरी गुड्स भी चीपर हो गई होंगी, तो फॉरेनर्स मेरी कंट्री से ज्यादा सामान खरीद पाएंगे, क्योंकि उनके डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है, मेरे रुपये की वैल्यू कम हो गई है, तो मेरी गुड्स ज्यादा बिकने वाली हैं, तो मेरे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ेंगे, और इंपोर्ट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। बहुत ही आसान है, आप इसको लॉजिक से समझो, रट्टाफिकेशन कहीं भी नहीं करनी। अब सेम बात मैं आपको दोबारा पूछता हूं कि अगर अगर ये पहला केस है, दूसरा केस अगर होता है $1 की वैल्यू 70 रुपए थी, अब $1 की वैल्यू 68 रुपीज हो गई, आपने इसको बोला था कि ये एप्रिसिएशन है, कि ये एप्रिसिएशन है, या फिर अगर गवर्नमेंट ने किया है तो ये रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन। इस केस में आपके एक्सपोर्ट्स पे क्या फर्क पड़ेगा और इंपोर्ट्स पे क्या फर्क पड़ेगा, आपको बताना है। आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है सर, तो मैं दूसरी कंट्री से इंपोर्ट्स ज्यादा करूंगा, मेरी रुपये की वैल्यू बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है? मेरे को पहले 70 रुपए देने पड़ते थे, अब मुझे सिर्फ 68 देने पड़ रहे हैं, मुझे कम पैसे देने पड़ रहे हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ $1। मैं यूएस से इंपोर्ट ज्यादा कर पाऊंगा, तो मेरे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, लेकिन मेरे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि डॉलर की वैल्यू गिर गई है, मेरा रुपये महंगा हो गया है, मेरी गुड्स भी महंगी हो गई होंगी, तो वो लोग मुझसे कम खरीद पाएंगे, मेरे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, लेकिन मेरे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। तो ये दोनों टॉपिक्स पे क्वेश्चन जो है जरूर जरूर बनता है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, इसमें कुछ नहीं छोड़ना आपको। मैनेज फ्लोटिंग रेट भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक चीज और बता दूं आपको, मैनेज फ्लोटिंग रेट में क्या था, ये हाइब्रिड सिस्टम था फिक्स और फ्लेक्सिबल का। और किस लिए बना ये रेट, कि फ्लक्चुएशंस अगर बहुत ज्यादा होती हैं तो उसको रोकने के लिए कोई होना चाहिए ना, मैनेजिंग अथॉरिटी होनी चाहिए। वो कौन है? वो आरबीआई। या आरबीआई रिस्ट्रिक्ट करता है फ्लक्चुएशंस को, इंटरवेंशन करके मार्केट में गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो आरबीआई क्या करता है, फॉरेन करेंसी को बाय भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है। आपको याद है मैंने आपको बताया था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में कि उस समय पर जब गवर्नमेंट रेट डिसाइड करती थी तो गवर्नमेंट भी फॉरेन करेंसी को बाय करती थी जब फॉरेन एक्सचेंज रेट वीकर होता था, और फॉरेन करेंसी को सेल करती थी जब फॉरेन एक्सचेंज रेट स्ट्रांग होता था। तो यहां पर भी सेम बात बोल रहा हूं कि आरबीआई भी ये काम कर रहा है, फॉरेन करेंसी को बाय और सेल कर सकता है रेस्ट्रिक्शन के लिए, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए फ्लक्चुएशंस को, क्योंकि यहां पर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती हैं, रेट बहुत ऊपर या बहुत नीचे जाता है तो इकोनॉमी के लिए खराब हो सकता है। इसलिए मैंने बोला कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के फीचर यहां पर आ गए। वहां पर भी सेम काम हो रहा था, एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखने के लिए फॉरेन करेंसी को बाय और सेल किया जा रहा था। यहां पर आरबीआई भी वही काम कर रहा है, तो मैंने बोला ये फिक्स्ड रेट भी है और फ्लेक्सिबल तो था ही, इसे बोला गया डर्टी फ्लोटिंग रेट सिस्टम। बहुत ही आसान है। उसके बाद हम आए रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, डेप्रीशिएशन और एप्रिसिएशन पे। दोनों में फर्क क्या मैंने आपको बता दिया। डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन होते हैं अंडर द फिक्स्ड रेट सिस्टम, डेप्रीशिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी होता है अंडर द फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम। ये आपको ध्यान रखना है। दोनों का
इंपैक्ट सेम है, चाहे डेप्रिशिएशन हो, रिवैल्यूएशन हो, डिवैल्यूएशन हो। डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन दोनों का इंपैक्ट सेम है। एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन दोनों का इंपैक्ट सेम है, एक्सपोर्ट्स पे और इंपोर्ट्स पे। चलो नोट्स पे आते हैं और क्या चीजें हैं देखते हैं। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन हो गया, उसके बाद डिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन हो गया, साफ साफ लिखा है डिफरेंस के अंदर। एक बार ध्यान देते हैं, डिवैल्यूएशन क्या होता है? डिवैल्यूएशन रेफर्स टू रिडक्शन इन प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी बात हो रही है, उसके दाम गिर गए, उसकी वैल्यू कम हो गई। किसने करी? गवर्नमेंट ने करी। कौन से सिस्टम में? फिक्स रेट सिस्टम में, उसे बोलेंगे डिवैल्यू। कहीं पर भी फ्लेक्सिबल की बात यहाँ पे नहीं आई। इट टेक प्लेस ड्यू टू गवर्नमेंट, साफ साफ लिखा है, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब भी सेम है, फॉल इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बट अंडर द फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम। ये होता है मार्केट फोर्सेस के थ्रू, गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इट टेक प्लेस अंडर द फिक्स रेट सिस्टम, इट टेक प्लेस अंडर द फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम। वेरी वेरी सिंपल। सेम डिफरेंस आपको दिया हुआ है रिवैल्यूएशन का और एप्रिसिएशन का। तो एक बार याद दिला देता हूं आपको। रिवैल्यूएशन मींस राइज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं भैया कि रिवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी क्या होता है, डोमेस्टिक नहीं, रीवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी क्या होता है, तो आप बोलोगे व्हेन देयर इज राइज इन वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। राइज इन वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी अंडर द फिक्स्ड रेट सिस्टम। यहां डोमेस्टिक बोल रहे हैं, हम फॉरेन बोल रहे हैं, इतना फर्क है, ठीक है। तो यहां पर गवर्नमेंट कर रही है रिवैल्यूएशन, वहां डिमांड सप्लाई से हो रहा है, ठीक है। अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूं बच्चों, देखो, आपको डायग्राम्स के थ्रू भी समझ में आना चाहिए कि ये डेप्रिसिएशन है या एप्रिसिएशन है। देखो डायग्राम तो बनेंगे कहां? ऑब्वियस ही बात है सर, डायग्राम बनेगा फ्लेक्सिबल में। फिक्स्ड में कौन सा डायग्राम बनाऊं? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट खुद फिक्स करती थी, गोल्ड स्टैंडर्ड के बेस पे करती थी, वहां डिमांड सप्लाई थे ही नहीं, तो डायग्राम्स कहां बनते हैं? फ्लेक्सिबल में। तो मतलब मैं बातें करूंगा अभी किसकी? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की। मतलब बातें करूंगा मैं किसकी? डेप्रिसिएशन की और एप्रिसिएशन की। तो आपको डायग्राम्स के थ्रू कैसे पता चलता है कि ये डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी है या एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, सॉरी डोमेस्टिक करेंसी है? ये आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है और यहां लिखते हैं हम डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बहुत ही सिंपल है, देखो इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे आपको सब समझ में आएगा। डिमांड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मान लो ये आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, सुनना ध्यान से। ये आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये आपका सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पे, वहां पे रेट सेट होता है जिसे बोलते हैं हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है, ओ आर, ये सेट हो गया। अगर मैंने बोला कि इकोनॉमी के अंदर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हमारे जो इंडियन रेजिडेंट है वो डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज की, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बहुत बढ़ रही है यूएस डॉलर की। तो मान लो डिमांड जब बढ़ेगी, डिमांड का कहां शिफ्ट होगा बच्चा? डिमांड कब शिफ्ट होगा? राइटवर्ड, क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ रही है तो डिमांड इंक्रीज हो गई। और डिमांड के इंक्रीज होने से क्या इंपैक्ट आएगा? ये आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले ई पे था, अब वो ई1 पे शिफ्ट हो जाएगा और आपका जो रेट है वो भी बढ़ जाएगा, आर से आर1 चला जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी आपकी बढ़ रही है ओक्यू से ओक्यू1। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि अगर डिमांड बढ़ गई तो डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, एक्सचेंज रेट आपका आर से आर1 चला गया। सर अगर एक्सचेंज रेट आर से आर1 मान लो पहले 60 था, अब हो गया 65, मतलब तो ये है ना कि पहले आर था अब ओ आर वन हो गया, बढ़ गया ना। तो आपको इसमें ये बताना है कि ये जो है ये एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है या डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है। सर $1 के बदले में पहले आपको 60 रुपए देने पड़ते थे, अब आपको 65 रुपीज देने पड़ रहे हैं, तो आपकी करेंसी की वैल्यू तो कम हो गई। ये डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। क्या है ये? डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसको भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिमांड के एक्सेस होने से रेट बढ़ गया तो सोचो कि आपको ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, तो ये डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन है। एक डायग्राम और देखो बच्चों, एक डायग्राम और देखो।
आपको इससे थोड़ी नॉलेज मिलेगी कि कैसे मेरे को सीखना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने। इनडायरेक्ट क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप डायग्राम के थ्रू ही सॉल्व करोगे बच्चों। मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं अभी, इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा। सबसे पहला फॉरेन एक्सचेंज रेट और यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वेरी सिंपल। अब ये आपका डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये सप्लाई कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग। अगर होता क्या है, मान लीजिए कि सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में जो है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, या इंडिया में देखो हम बोलते हैं कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा रिजर्व्स है, हमारे पास सप्लाई एक्सेस में है, ठीक है, सप्लाई एक्सेस में है, हमारे पास इनफ्लो ज्यादा आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, इनफ्लो मतलब सप्लाई, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो बढ़ गया है तो सप्लाई इंक्रीज हो गई है। अब आपका इक्विलिब्रियम जो आ रहा है वो आ रहा है E1 पॉइंट पे, और जो रेट है वो है आपका R1। अब देखो ध्यान से कि आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो OR से OR1 हो गया, कम हो गया, OR से OR1 हो गया, कम हो गया। $1 की वैल्यू मान लो 60 रुपए थी, अब $1 की वैल्यू 55 हो गई है, आपको कम रुपीस देने पड़ रहे हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ $1। इसका मतलब आपकी करेंसी एप्रिशिएट हो गई है। क्या हो गई है? एप्रिशिएट। तो ये है एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, रुपी जो है वो एप्रिशिएट हो गया। तो ये आपको डायग्राम से समझ में आना चाहिए कि एप्रिशिएशन है डिप्रिशिएशन। तो सप्लाई और डिमांड के चेंज होने से, सुनना, सप्लाई और डिमांड के चेंज होने से करेंसी की वैल्यू राइज और फॉल हो सकती है। डेप्रिशिएशन और एप्रिशिएशन दोनों किस में होते हैं? फ्लेक्सिबल रेट में। तो अगर डिमांड में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, सप्लाई में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो डेप्रिशिएशन एप्रिशिएशन हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से केस में क्या होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है कि मान लो, क्वेश्चन इज, मान लो कि इंडिया ने इंडियन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। किस पे? ऑन ऑन गोल्ड। गोल्ड के इंपोर्ट पे गवर्नमेंट ने क्या किया? इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। मेरी बात समझ में आ रही है? गोल्ड के इंपोर्ट्स हम करते हैं जो, उस पे गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से आप गोल्ड के इंपोर्ट्स को बढ़ाओगे या कम करोगे? सर इंपोर्ट ड्यूटी क्या होता है? जो भी आपको टैक्सेस पे करने होते हैं इंपोर्ट्स पे, तो इंपोर्ट ड्यूटी आपने बढ़ा दी। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से आपको टैक्सेस वगैरह देने ज्यादा पड़ रहे हैं, तो आपके इंपोर्ट्स जो हैं गोल्ड के वो कम हो जाएंगे। और इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है? आप इंपोर्ट नहीं कर रहे बाहर से, तो आप फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कम कर रहे हो। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कम कर रहे हो। अब अगर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम होगी तो क्वेश्चन पूछता है कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज रेट पे। इंपैक्ट क्या पड़ेगा? सर डिमांड कम हो रही है ना, डिमांड को कम करके देख लेते हैं एक बार, डिमांड को कम करके देख लेते हैं। ये हमारा जो है डिमांड कर्व है, ठीक है, ये हमारा सप्लाई कर्व है, और जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है हमारा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। अब यहां बोल रहा है गोल्ड पे गवर्नमेंट ने ड्यूटीज बढ़ा दी, और गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी तो गोल्ड के इंपोर्ट्स हम कम करेंगे। जब गोल्ड के इंपोर्ट ही हम कम करेंगे तो डिमांड हम नहीं कर रहे हैं। हम डिमांड किस लिए करते हैं? इंपोर्ट करने के लिए, पढ़ा था आप लोगों ने। तो डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो डिमांड कर्व आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दो आप, क्योंकि डिमांड कम हो रही है गोल्ड की। और जब डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट अब इस पॉइंट पे आ रहा है जहां डिमांड सप्लाई मीट कर रहे हैं। तो आपने क्या देखा कि आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो कम हो गया, OR से OR1 हो गया। इसका मतलब पहले आपको $1 के बदले में 60 रुपए देने पड़ते थे, अब आपको 55 देने पड़ रहे हैं। मान लो आपको कम रुपए देने पड़ रहे हैं, तो आपका जो डोमेस्टिक करेंसी आपकी उसमें एप्रिसिएशन हो गया, और फॉरेन एक्सचेंज रेट पे इंपैक्ट पूछा था, आप बोलोगे क्या होगा? सर वो फॉल हो जाएगा। कितना हो गया? R से R1 60, 65, 55। तो ये आपका फॉल हो गया। तो आंसर क्या होगा कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से, अगर गवर्नमेंट ने गोल्ड के इंपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ा दी है तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज रेट पे? आपने ध्यान दिया उस पर और डायग्राम बनाया। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से इंपोर्ट्स कम होंगे, इंपोर्ट्स कम होने से डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होने से क्या होगा? डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, और जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल हो जाएगा। दिस इज द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में डायग्राम बनाना पड़ सकता है।
इसलिए मैंने बोला आपको कि डायग्राम बनाकर देखो कि कैसे पता चलेगा कि एक्सचेंज रेट फॉल हो रहा है या फिर, समझ में आ रहा है? इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ये चैप्टर फिनिश होता है यहाँ पर, तो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, चाहे एमसीक्यूज हो, ट्रू फॉल्स हो, मैच द फॉलोइंग हो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। इस चैप्टर के बाद जो भी क्वेश्चन हैं 1 मार्कर या बड़े क्वेश्चन भी हैं, उसे प्रैक्टिस करो आप लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच।